फिल्म की शुरुआत होती है लुइजियाना साल 1859 से, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी मॉर्टन अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में भाग रहा है। उसके गले में एक अजीब सी लोहे की मशीन बंधी है जो उसके पीछे एक तेज धार वाला ब्लेड छोड़ती जा रही है। ये ब्लेड अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटता चला जा रहा है। भागते हुए मॉर्टन बार बार किसी विशाल मकड़ी के बारे में बड़बड़ाता है और कहता है कि उसे प्रेसिडेंट को चेतावनी देनी है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए वो ब्लेड उसे पकड़ लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। थोड़ी देर बाद जनरल मैकग्राथ वहां पहुंचता है, मॉर्टन की लाश देखकर मुस्कुराता है और उसके मौत पर ताने कसता है। उधर वेस्ट वर्जीनिया में हम देखते हैं कैप्टन जेम्स को, जो एक खूबसूरत औरत के साथ पानी के टैंक में मस्ती कर रहा है, लेकिन तभी उसे पास से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सतर्क हो जाता है। वो लकड़ी की दीवार में बने एक छोटे से छेद से झांकता है और देखता है कि मैकग्राथ के आदमी शहर में पहुंच चुके हैं, जो अपने साथ गैर कानूनी सामान लेकर आए हैं। चूंकि जेम्स इस वक्त ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए वो औरत तुरंत तौलिया उठाकर छेद को ढक देती है। तभी घोड़े किसी आवाज से डर जाते हैं और गलती से उस टॉवर के खंभे को टक्कर मार देते हैं जिस पर पानी का टैंक रखा होता है। अगले ही पल टैंक गिर पड़ता है और जेम्स नांगाई सबके सामने नीचे आ गिरता है। वहां मौजूद गुंडे उस पर पप्तियां कसते हैं, लेकिन जेम्स बिना वक्त गंवाए सबकी जमकर पिटाई कर देता है और लड़ते लड़ते ही अपने कपड़े भी पहन लेता है। इसके बाद वो उस औरत को गुड बाय किस देता है और रस्सी पकड़कर छत से नीचे फिसल जाता है, सीधा जाकर उनके सामान वाले ठेले पर आ गिरता है। ठीक उसी वक्त जब घोड़े डरकर भागने लगते हैं, जब जेम्स एक बॉक्स खोलकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसमें नाइट्रो एक्सप्लोजिव्स भरा हुआ होता है। कुछ सोच समझकर किए गए तेज और सटीक छलांगों की मदद से जेम्स किसी तरह घोड़े के आगे वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। उधर शहर के दूसरे छोर पर मार्शल गॉर्डन एक वेश्यालय में महिला का भेष बनाकर आया है ताकि मैकग्राथ का ध्यान अपनी ओर खींच सके। जब एक और आदमी उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने लगता है तो गॉर्डन अपने कपड़ों के अंदर छिपे एक खास उपकरण से उसे जोरदार मुक्का मार देता है। थोड़ी देर बाद मैकग्राथ खुद गॉर्डन को चुनता है, लेकिन जब कोई और आदमी उसे छीनने की कोशिश करता है तो मैकग्राथ उसे गोली मार देता है। उसी वक्त दूसरी ओर घोड़े एक पहाड़ी से फिसलने ही वाले होते हैं, लेकिन जेम्स वक्त रहते उन्हें रोक लेता है। फिर वो ऊपर नजर उठाता है और मैकग्राथ को उस इमारत के अंदर देखता है, जिसके बाद वो दीवारों के सहारे चढ़ना शुरू कर देता है। गॉर्डन मैकग्राथ को एक खाली कमरे में ले जाता है और अपने ब्रे में छिपाई हुई एक हिप्नोटाइज करने वाली मशीन निकालता है। जैसे ही मैकग्राथ उसके प्रभाव में आता है, गॉर्डन उससे पूछता है कि वैज्ञानिक एस्कोबार को अगवा करने के लिए उसे किसने पैसे दिए, लेकिन तभी मशीन काम करना बंद कर देती है और गॉर्डन मजबूर होकर अपना चाकू निकाल लेता है। ठीक उसी वक्त जेम्स खिड़की तोड़कर अंदर कूदता है और मैकग्राथ को जोरदार मुक्का मारकर गिरा देता है। जैसे ही जेम्स उसे गोली मारने वाला होता है, गॉर्डन उसे रोक लेता है, कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। इस मौके का फायदा उठाकर मैकग्राथ जेम्स पर झपट पड़ता है। दोनों दीवार तोड़ते हुए नीचे गिरते हैं और मैकग्राथ कुछ मुक्के मारकर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद जेम्स मुख्य हॉल में पहुंचता है, जहां वो मैकग्राथ के आदमियों से भिड़ जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। गॉर्डन देखता है कि कुछ डकैत एस्कोबार को लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह उन्हें रोकने दौड़ता है, लेकिन तभी जेम्स गलती से उससे टकरा जाता है और दोनों के बीच गन पॉइंट पर टकराव हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर विलेन भाग निकलते हैं। बाहर पूर्व कॉन्फेडरेट डॉक्टर आर्लिस अपनी महिला गार्ड से कहता है कि वह इमारत के अंदर लोगों के होठ पढ़े ताकि पता चले वे क्या बात कर रहे हैं। उसे मालूम पड़ता है कि गॉर्डन और जेम्स दोनों सरकारी एजेंट हैं। इसके बाद उसके आदमी अगवा किए गए वैज्ञानिक को एक गाड़ी मिलता है, में डालते हैं और आर्लिस एक नाइट्रो से भरी गाड़ी इमारत की ओर धक्का देता है, जिससे भारी धमाका हो जाता है और पूरा इलाका हिल जाता है। कुछ दिन बाद जेम्स को राष्ट्रपति के दफ्तर बुलाया जाता है, लेकिन वह तुरंत समझ जाता है कि सामने बैठा राष्ट्रपति नकली है। जब राष्ट्रपति बनने वाला आदमी इस बात से इनकार करता है तो जेम्स छत की ओर गोली चलाता है, जिससे वह मान लेता है कि असल में वह गॉर्डन ही है जो भेष में आया था। तभी वास्तविक राष्ट्रपति ग्रांट अंदर आता है और वह बताता है कि अब से जेम्स और गॉर्डन को एक साथ मिलकर काम करना। राष्ट्रपति दोनों को एक गुप्त कमरे में ले जाता है और बताता है कि अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को मैकग्रा ने अगवा कर लिया है। उसने राष्ट्रपति को एक नोट भेजा है जिसमें लिखा है कि ये सभी वैज्ञानिक एक ऐसी खतरनाक हथियार प्रणाली पर काम कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नोट में यह भी लिखा है कि अगर राष्ट्रपति ने एक हफ्ते में सरकार नहीं सौंपी तो वह इस हथियार का इस्तेमाल करेगा। यह नोट मकड़ियों से भरे एक केक के साथ भेजा गया था, जो राष्ट्रपति को डराने का तरीका था। जेम्स और गॉर्डन जानते हैं कि मैकग्रा एक बेरहम कातिल है,
लेकिन वह इतना चालाक नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें शक होता है कि इस सब के पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है। राष्ट्रपति उन्हें आदेश देता है कि 1 हफ्ते के भीतर इस रहस्य को सुलझाओ और अपराधियों को पकड़ो। इसके लिए वह अपनी खास ट्रेन उनकी सेवा में दे देता है। गॉर्डन अपनी मोटर चालित साइकिल की मदद से पहले ट्रेन तक पहुंच जाता है और अकेले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कहानी यहीं से और रोमांचक हो जाती है। जेम्स उस ट्रेन का पीछा करते हुए अपने घोड़े पर सवार होता है और जब वह ट्रेन के दरवाजे पर छलांग लगाता है तो एक छिपा हुआ जाल सक्रिय हो जाता है जो उसे छत के अंदर से सीधे ट्रेन के भीतर गिरा देता है। अंदर पहुंचते ही गॉर्डन और जेम्स आपस में बहस करने लगते हैं और गुस्से में जेम्स उसे घूंसा मार देता है। गॉर्डन तुरंत अजीब हरकतें करने लगता है ताकि जेम्स का ध्यान भटक सके और उसी दौरान वह एक छिपा हुआ बटन दबा देता है जिससे एक लोहे का हथौड़ा निकलकर जेम्स को जोर से मारता है। जेम्स एक पूल टेबल पर गिरता है जो तुरंत नीचे की ओर झुक जाती है और घूमकर उसे रेलिंग पर टांग देती है। बदले में जेम्स भी एक लीवर खींचता है जिससे गॉर्डन की कुर्सी पलटकर उसी तरह गिर जाती है। आखिरकार दोनों समझ जाते हैं कि झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा और राष्ट्रपति के मिशन के लिए एक साथ काम करने पर सहमत हो जाते हैं। फिर दोनों अंदर वापस लौट आते हैं। इसके बाद गॉर्डन मॉर्टन के सिर को एक मशीन से जोड़ देता है जो उसे मौत से पहले दिखी आखिरी चीज दिखाती है और वो होता है मैकग्राथ। दोनों देखते हैं कि मैकग्राथ की जेब में न्यू ऑर्लियंस में होने वाले एक कॉस्ट्यूम बॉल का निमंत्रण पड़ा है। ये सुराग उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देता है और दोनों वहीं जाने का फैसला करते हैं। पार्टी की रात जेम्स चुपके से पार्टी बिल्डिंग के चारों ओर घूमता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेम्स उसे झट से बेहोश कर देता है और खिड़की से अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर गलियारे में उसकी मुलाकात मिस ईस्ट से होती है जो आर्लिस की पर्सनल असिस्टेंट होती है। जब वो जेम्स को जगह दिखा रही होती है तभी जेम्स नोटिस करता है कि गॉर्डन भीड़ में किसी और के रूप में छिपा हुआ है। तभी डांसर और म्यूजिशियन एक भव्य एंट्री शो करते हैं और उनके बीच एक अब्राहम लिंकन के पुतले को कमरे में लाया जाता है। अचानक वो पुतला फट जाता है और उसके अंदर से आर्लिस निकलता है जिसका आधा शरीर गायब होता है। वहां मौजूद सभी लोग उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। आर्लिस हंसते हुए बताता है कि उसका शरीर का कौन कौन सा हिस्सा अब नहीं है और साथ ही शिकायत करता है कि उसने युद्ध में सब कुछ खो दिया, लेकिन कहता है कि पार्टी का मजा फिर भी खराब नहीं होना चाहिए। जेम्स मौका देखकर उससे मैकग्राथ के बारे में पूछता है तो आर्लिस अनजान बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसने उसे काफी समय से नहीं देखा। दूसरी ओर गॉर्डन नोटिस करता है कि कुछ डांसर चुपके चुपके इधर उधर घूम रहे हैं। तभी उसे एक लड़की की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। उधर आर्लिस निजी तौर पर मैकग्राथ से बात करने के लिए बाहर जाता है और जेम्स छिपकर उनका पीछा करता है ताकि बातचीत सुन सके। मैकग्राथ गुस्से में होता है क्योंकि हमले की रात उसे अपने सारे हथियार खोने पड़े थे। तब आर्लिस एक नक्शा निकालता है और वादा करता है कि नदी के किनारे वाले एक जगह पर उसे नए हथियार मिल जाएंगे। आदमी के चले जाने के बाद जेम्स ऑफिस में घुसता है और कागज पर नक्शे से बने निशानों को ध्यान से देखता है। इसी बीच मिस ईस्ट अंदर आती है और उसे चुंबन देकर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। अचानक एक पेंटिंग हिलने लगती है और उसके पीछे छिपा एक गार्ड सामने आता है। वो लगभग जेम्स पर गोली चला देता है, लेकिन जेम्स तेजी से बच निकलता है और गलती से ईस्ट पर गोली लग जाती है। फिर जेम्स उन पेंटिंग्स में छिपे सभी लोगों को मार देता है और वहां से निकल जाता है। मुख्य हॉल में वो एक महिला के साथ नृत्य करने लगता है जिसे वो गॉर्डन समझता है और उसे सारी जानकारी बताता है जो उसने अब तक जुटाई है। जब वह मजाक में महिला के सीने को छूता है तो वह उसे थप्पड़ मार देती है। गॉर्डन फिर से सामने आता है और चिल्लाता है कि जेम्स को फांसी दी जानी चाहिए। भीड़ जेम्स को बाहर ले जाती है। वहीं गॉर्डन उस कमरे का ताला तोड़ता है जहां उसने मदद के चिल्लाने की आवाज सुनी थी और एक खास कमरे को खोज निकालता है। अंदर रिता को एक पिंजरे में बंद किया गया है। गॉर्डन एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करके ताला तोड़ता है और उसे आजाद कर देता है। बाहर जेम्स भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए बेवकूफी भरी बातें करता है और उस महिला को प्रपोज कर देता है जिसे उसने छुआ था, जिससे बेहोश हो जाती है। उसी समय गॉर्डन और रिता एक गाड़ी पर दिखाई देते हैं तो जेम्स एक गार्ड से लड़ता है और रस्सी का इस्तेमाल करके लटके हुए प्लेटफॉर्म से कूदकर उनके पास पहुंच जाता है। रिता बताती है कि उसका पिता एस्कोबार है, वही वैज्ञानिक जिसे गॉर्डन ने पिछली बार बचाने में असफल रहा था। वह असली मनोरंजन करता नहीं है, वह इस घर में गुप्त रूप से अपने पिता को खोजने आई थी। नदी में एक नाव पर आर्लिस और मैकग्राथ अपनी अगली चाल की योजना बनाते हैं। किनारे पर मैकग्राथ के सैनिक आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक भाप से चलने वाला टैंक आता है और सैनिक खुश होते हैं सोचकर कि यह उनका नया हथियार है।
लेकिन टैंक फायर खोलता है और तुरंत उसके चारों ओर खड़े सभी लोगों को मार देता है। मैगराथ गुस्से में अर्लिस को देशद्रोह का आरोप लगाता है, लेकिन अर्लिस इसे बदला मानता है। मैगराथ और ईस्ट ने युद्ध हारने के बाद आत्मसमर्पण किया था और अर्लिस इसे देशद्रोह समझता है। मैगराथ काफी देर तक चिल्लाता है और अंत में अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन अर्लिस पहले अपनी व्हीलचेयर से उसे शूट कर देता है। फिर अर्लिस कुछ सैनिकों से कहता है कि वे उसे 1000 किलो सोना स्पाइडर कैनियन तक पहुंचाएं और वे अपना सबसे बड़ा हथियार दिखाएगा। जब रीता और बाकी लोग पहुंचते हैं तो सभी सैनिक मर चुके होते हैं और अर्लिस गायब हो चुका होता है। जेम्स एक कहानी बताता है जिसमें एक ऐसा हथियार न्यू लिबर्टी नामक स्वतंत्र दास नगर में देखा गया था। वहां बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे निशानेबाजी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उसी समय वे एक कराह सुनते हैं और पानी में मैगराथ का शव देखते हैं। जेम्स सोचता है कि न्यू लिबर्टी के पीछे मैगराथ था, लेकिन मैगराथ साफ करता है कि उसे फंसाया गया था और असली आरोपी अर्लिस था। जवाब देने से पहले ही वह मर जाता है। रीता ने महल में लोगों की बातचीत सुन ली थी और अर्लिस के गंतव्य के बारे में जानती थी। वह सिर्फ तब बताती है कि यह यूटा है जब वे उसे अपने साथ ले जाने के लिए राजी होते हैं, लेकिन जोड़ी ट्रेन में चढ़कर उसे पीछे छोड़ देती है। रीता उनका पीछा करती है और उसी हैच ट्रैप के रास्ते चढ़कर अंदर पहुंच जाती है, जिस रास्ते से जेम्स पहले आया था। सुबह जेम्स देखता है कि गॉर्डन ने उसके जूते में चाकू छिपा रखा है। जल्द ही वे अर्लिस की ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक सुरंग पार करते ही उनकी नजर उस पर से हट जाती है। पता चलता है कि अर्लिस की ट्रेन विशेष बीम्स पर चढ़ी हुई थी जिससे उसका ट्रेन पहले गुजर सके। जैसे ही अर्लिस फायर करता है, जेम्स पुल तालिका पर चढ़ता है और उसे ट्रैक पर उतारा जाता है। दुर्भाग्यवश उसके प्लेटफॉर्म को पकड़ने वाली रस्सी टूट जाती है और प्लेटफॉर्म तेजी से चलने लगता है। जेम्स जल्दी सोचता है और प्लेटफॉर्म को ट्रेन से बांध देता है ताकि वह उस पर कूद सके। वह चिमनी की ओर देखता है, तभी पीछे से एक गार्ड उसे चौंका देता है। दोनों में लड़ाई होती है और जेम्स अपने जूते में छिपा चाकू निकालकर जीत हासिल करता है। जेम्स जब गार्ड का शरीर चिमनी में फेंकता है, अर्लिस दूसरी ट्रेन में हार्पून मारता है जिससे दोनों ट्रेनें जुड़ जाती हैं। बॉयलर में विस्फोट हो जाता है और दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। चूंकि अर्लिस अब उनकी ट्रेन में प्रवेश कर रहा है, रीता और गॉर्डन छुपने भागते हैं। जेम्स उन्हें उसी समय ढूंढ लेता है जब रीता गलती से एक बेहोश करने वाला बम चला देती है, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद गॉर्डन और जेम्स जमीन पर जागते हैं और उनके गले में धातु की कॉलर लगी होती है। साथ ही उनके पैरों के चारों ओर एक छोटी बाड़ होती है। अर्लिस उन्हें हार के लिए मजाक उड़ाता है और रीता के साथ अपनी ट्रेन छोड़ देता है। गॉर्डन की जेब में उसके कोई भी उपकरण नहीं होते, लेकिन वह एक नोट पाता है जिसमें लिखा होता है कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक बाढ़ के अंदर रहेंगे। नोट पर भरोसा न करके जेम्स बाहर कदम रखता है। अचानक अर्लिस द्वारा छोड़ी गई एक मशीन से 2 गोल ब्लेड निकलते हैं जो उनके पीछे भागने लगते हैं और रास्ते में आने वाले सभी पौधों को काटते हैं। गॉर्डन बताता है कि कॉलर में चुंबक लगे हैं जो 400 साल तक ही सक्रिय रहते हैं। दोनों पास की खाई की ओर भागते हैं और खाई के अलग अलग किनारों पर खड़े हो जाते हैं। जब ब्लेड करीब आते हैं, दोनों एक ही समय में कूदते हैं और ब्लेड आपस में टकरा जाते हैं। जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि वे गंदगी के गड्ढे में गिर गए हैं। कुछ ही देर बाद दोनों खाई से बाहर आते हैं और जो हुआ उसे लेकर बहस करने लगते हैं। गॉर्डन जेम्स पर गुस्सा हो जाता है और उस पर पत्थर फेंकता है, लेकिन पत्थर कॉलर पर लग जाता है। इससे मैग्नेट की ध्रुवता बदल जाती है और कॉलर फंस जाते हैं। जेम्स कूदता है और गिर जाता है, लेकिन अपनी चाकू गॉर्डन को देता है जो अपने जूते से निकाल लेता है। कॉलर उनके कपड़ों पर लगे अलग अलग धातुओं से बार बार चिपकते रहते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैग्नेट उन्हें फिर से पास ले आता है। वे ढलान से लुढ़कते हुए नदी में गिर जाते हैं, जहां गॉर्डन को अपनी गिरी हुई टूल किट मिलती है। कॉलर हट जाने के बाद जेम्स आग जलाता है और खाने के लिए कुछ शिकार करता है। जेम्स बताता है कि उसे रेगिस्तान में रहने वाले इंडियनों ने पाला था जब वह उस प्लांटेशन से भागा था जहां उसे गुलाम बनाया गया था। जब उसने अपने परिवार को फिर से पाया तो वे न्यू लिबर्टी में मृत शरीरों में शामिल थे। पास में एक वास्प एक मकड़ी को पकड़ लेता है और जेम्स गॉर्डन को इसका हमला करने का तरीका समझाता है। अगली सुबह वे रेगिस्तान में चलते हैं और गॉर्डन के हाथ में कॉलर अचानक उसे खींच लेता है। पता चलता है कि यह अर्लिस के निजी ट्रैक पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिससे अब वे उसे ढूंढ सकते हैं। अंत में वे स्पाइडर कैनियन में अपनी ट्रेन देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि अर्लिस ने पूरी एक शहर जैसा निर्माण कर लिया है। अर्लिस का सबसे बड़ा हथियार एक विशाल मैकेनिकल मकड़ी है जो अपनी राह में सब कुछ नष्ट कर सकती है। जोड़ी ट्रेन पर चढ़ती है। जेम्स साफ कपड़े और हथियार खोजता है।
गॉर्डन रेगिस्तान में देखी गई वास्प को याद करता है और सोचता है कि उसे अर्लिस को रोकने के लिए दा विंची जैसी उड़ने वाली मशीन बनानी चाहिए, लेकिन जेम्स कहता है कि उनके पास समय नहीं है। इसी बीच ग्रांट एक उद्घाटन समारोह में है, लेकिन जमीन हल्की हल्की हिलती रहती है। अचानक विशाल मकड़ी दिखाई देती है और भीड़ घबराकर भाग जाती है, जबकि अर्लिस एक ट्रेन को नीचे गिरा देता है। उसी समय गॉर्डन राष्ट्रपति के रूप में छुपकर बाहर आता है और दिखावा करता है कि वह असली राष्ट्रपति है, जबकि जेम्स मकड़ी पर चढ़ता है। जैसे ही अर्लिस एक जाल फेंकता है ताकि दोनों ग्रांट्स को पकड़ा जा सके, एक गार्ड जेम्स को देखता है और उसे गिरा देने के लिए गोली मारता है। बाद में अर्लिस अपने बेस में एक इवेंट आयोजित करता है जिसमें वह बताता है कि कैसे वह अमेरिका के टुकड़े अलग अलग देशों को बेच देगा और खुद के लिए एक इलाका रखेगा। जेम्स जागता है और पता चलता है कि वह जिंदा है। गॉर्डन की चेन मेल की वजह से वह ट्रेन पर वापस जाता है और सिर्फ एक मिनी गन खोज पाता है जो बेल्ट में छुपा होता है। गॉर्डन के कॉस्ट्यूम देखकर उसे एक आइडिया आता है। बेस में ग्रांट देश सौंपने से इनकार करते हैं और अर्लिस गॉर्डन को मारने की धमकी देता है। तभी जेम्स एक विदेशी डांसर के रूप में पहुंचता है। वह अर्लिस का ध्यान भटकाता है ताकि कुर्सी से चाबियां चुरा सके और गॉर्डन को दे सके, जो चुपके से खुद को आजाद कर लेता है। दुर्भाग्य से जेम्स गलती से अपने ब्रा में छुपे फ्लेम थ्रोवर को सक्रिय कर देता है। अर्लिस अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन जेम्स उन्हें जला देता है। जब सबका ध्यान भटका होता है, अर्लिस और उसके गार्ड ग्रांट को मकड़ी के अंदर खींच लेते हैं और सैनिक अंदर आने की कोशिश करते हैं तो जेम्स एक 8 ऑल के रूप में छुपी बम फेंकता है, जिससे बड़ा विस्फोट होता है और उन्हें रोका जाता है। रिता सभी वैज्ञानिकों को आजाद कर देती है और उन्हें सुरक्षित ले जाती है। जेम्स योजना बनाने के लिए गॉर्डन से उड़ने वाली मशीन बनाने को कहता है। कुछ ही क्षणों में गॉर्डन दा विंची के विचारों और अपनी साइकिल की मदद से एक उड़ने वाली मशीन तैयार करता है। जाने से पहले कंडक्टर उन्हें कुछ विस्फोटक देता है और बताता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मार्शल के रूप में तैनात है। दोनों मशीन को चट्टान की ओर चलाते हैं। पहले तो लगता है कि मशीन गिर गई, लेकिन जल्दी ही वह उड़ने लगती है। इसी बीच विशाल मकड़ी एक शहर तक पहुंचती है जहां अर्लिस लोगों को मारना और इमारतों को नष्ट करना शुरू कर देता है ताकि ग्रांट अपना मन बदले। कुछ ही समय में दोनों वहां पहुंचते हैं और रेगिस्तान की ततैया की तरह वे विस्फोटक गिराकर अर्लिस पर हमला करते हैं। शुरू में वे अर्लिस के हमलों से बचने में सफल होते हैं, लेकिन अंततः उन्हें गोली लगती है और वे सीधे मकड़ी से टकरा जाते हैं, जिससे एक गार्ड गिर जाता है। दुर्भाग्य से बाकी गार्ड उन्हें घेर लेते हैं और अर्लिस के पास ले जाते हैं। जेम्स जब उसे अपमानित करता है तो अर्लिस एक जाल सक्रिय करता है, जिससे वह नीचे की मंजिल में गिर जाता है। वहां उसे एक आदमी से लड़ना पड़ता है जिसके हाथों की जगह ब्लेड लगे होते हैं। थोड़ी ही देर में 2 और लोग लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, जिससे जेम्स को अपनी तेज चालों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मशीन से लगी चेन की मदद से वह ब्लेड वाले आदमी को उड़ाकर गिरा देता है। जेम्स दूसरे आदमी को इंजन में फेंक देता है और तीसरे को फावड़े से बेहोश कर देता है। तभी एक आदमी आता है जिसकी त्वचा पूरी तरह धातु की बनी हुई है। चाहे जेम्स उसे कितनी भी जोर से मारे, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दुश्मन जेम्स को मकड़ी से धकेलने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसके चिप्स में बिजली का झटका लगता है और वह खुद गिर पड़ता है। उसके बाद जेम्स अर्लिस को लात मारता है, जो बताता है कि वह अपनी मैकेनिकल टांगों से कुर्सी से बाहर निकल सकता है। जेम्स उसे घूंसा मारकर घुमा देता है तो अर्लिस उसे वापस लात मारता है। फिर जेम्स उसके हाथों पर पैर रखकर उसके सीने पर लगातार लात मारता है। गॉर्डन अपने आस्तीन में छिपा छोटा बंदूक निकालता है और गोली चलाता है, लेकिन अर्लिस उसे चिढ़ाता है कि उसने निशाना चूक दिया। हालांकि गोली अर्लिस की एक टांग तोड़ देती है, जिससे वह अब हिल नहीं सकता। गॉर्डन गार्ड्स का ध्यान इतना भटकाता है कि वे मकड़ी से गिर जाते हैं। ग्रांट देखता है कि मकड़ी खाई में गिरने वाली है, इसलिए गॉर्डन उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। अर्लिस फिर अपनी कुर्सी पर वापस चढ़कर छिपी हुई बंदूक चलाता है, लेकिन जेम्स को मारने के बजाय मकड़ी को निशाना बना देता है। गोली लगने से मकड़ी खाई के किनारे पर आकर रुक जाती है। अर्लिस फिसलकर नीचे गिरने लगता है और जेम्स भी उसके साथ खिंच जाता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो उसी से लटक जाता है। अर्लिस उसे चिढ़ाता रहता है तो जेम्स गुस्से में उसकी कुर्सी का लीवर खींच देता है, जिससे अर्लिस नीचे गिरकर मौत के घाट उतर जाता है, जबकि जेम्स ऊपर लटकी चेन पकड़कर खुद को बचा लेता है। कुछ समय बाद राष्ट्रपति ग्रांट घोषणा करते हैं कि उन्होंने सीक्रेट सर्विस नाम की एक एजेंसी बनाई है जिसका काम राष्ट्रपति की सुरक्षा करना होगा। गॉर्डन और जेम्स इस एजेंसी के पहले एजेंट बनते हैं। रीता उनका धन्यवाद करती है और बताती है कि एस्कोबार उसका पिता नहीं बल्कि उसका पति है,
ये सुनकर दोनों थोड़े हैरान रह जाते हैं। आखिर में जेम्स और गॉर्डन उस विशाल मकड़ी पर सवार होकर ढलते सूरज की ओर निकल जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आप और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।